एक गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन निशा का पति कुछ समय से बीमार था, इसलिए वह रोज अपनी छोटी बहन रीमा के घर काम करने जाती थी। रीमा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय निशा जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाकर अपनी छोटी बहन रीमा के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा राहुल रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो। पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। निशा तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले रीमा के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोंछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर रीमा आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यह चावल का बोरा रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। निशा चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच रही होती है कि रीमा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। निशा सोच रही थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। रीमा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद निशा घर जाने लगती है। तभी रीमा उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, यह टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। रीमा टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर निशा को थमा देती है। निशा ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह चावल भी उसके लिए कीमती है। निशा घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय निशा दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। निशा चुपचाप झाड़ू पोंछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वह आज भी मन ही मन सोच रही है कि उसके बेटे राहुल को यह मछली बहुत पसंद है। निशा मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। रीमा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। रीमा और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। उस बेटे के लिए निशा की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज भी रीमा थोड़ी सी मछली देगी। शाम के वक्त निशा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी।
तुम यह अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। निशा ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। निशा हर सुबह रीमा के घर काम करने जाती और लौटते वक्त रीमा कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना? तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? परे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी है, उनको समय से दे देना। निशा अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। रीमा के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थीं, मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है उन्हें भी गिनकर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। निशा जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। रीमा सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पथरी में भोजन परोसा गया। सारा गांव रीमा के घर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थी। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो, यह देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है उसको निकाल कर अलग कर देना।
निशा सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। रीमा अपने कमरे में एक थैला लिए खड़ी थी। उसने निशा को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, यह सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो यह सब कोई खाता नहीं है। निशा चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वह जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते ठोकरे खाती निशा जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, और कहते हैं जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे यह गरीबी, यह बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियाँ साफ करती है और रोज बदले में बस यह टुकड़े पाती है। नाग देवता, बस अब मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। निशा का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। निशा रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने निशा को आशीर्वाद दिया हो। निशा जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से थैला खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। निशा कांपते हाथों से थैला खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस थैला में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? निशा यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। निशा धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? यह सारा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए। आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है? अरे निशा, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से निशा से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर निशा अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। यह सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो रीमा के घर से सिर्फ शक्कर और चूरा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यही डस लो। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसमें केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन निशा और उसका परिवार गांव में बने नए सुंदर और आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे।
निशा अब अपने नए सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उसके पति की तबीयत अब ठीक हो गई थी, इसलिए वह फिर से अपनी खेती बाड़ी को संभालने लगा।